स्वागत है आप सबका संस्कृत आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स में। और पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था प्राचीन भारत हमारा समाप्त हो चुका है। आज की क्लास में हम पूर्व मध्यकाल से शुरू करेंगे, यानी अब जो 8वीं से 10वीं सदी का जो टाइम पीरियड है जिसे हम पूर्व मध्यकाल कह रहे हैं, तुर्कों के आगमन से पहले का, तो उसके बारे में समझेंगे। फिर देखेंगे कि चोल, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 9वीं सदी में विजयालय के नेतृत्व में चोल साम्राज्य का दक्षिण भारत के अंतर्गत उत्थान होता है। तो उत्तर भारत के अंतर्गत जो 3 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पहले उसको समझेंगे। फिर दक्षिण भारत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शक्ति है चोल, उन्हें समझ पढ़ेंगे। तत्पश्चात फिर हम एंट्री करेंगे गजनवी के आक्रमण से और फिर कंटिन्यू करेंगे दिल्ली सल्तनत एंड मुगल, और बीच में विजयनगर, बहमनी, ये सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये जो है आपका कंटेंट है, मैं बार बार इस बात को आपको बता भी देता हूँ कि ये नई और पुरानी एनसीईआरटी मिला के कंपाइल्ड किया जाता है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में बड़ा संक्षिप्त में और बहुत छोटे में दिया हुआ है। पुरानी एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा और आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा द्वारा लिखी गई है। तो आपको उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लास के अंतर्गत जो सारी चीज़ें कराई जा रही हैं वो आप अपना नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, पूरी चीज़ें एनसीईआरटी से हैं, इसके लिए आप आश्वस्त रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप फाउंडेशन कोर्स में आएंगे तो देखेंगे कि क्या फिर आपको एक बेस बढ़िया हो जाएगा, फिर आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करें उधर मुड़ जाइए। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। उत्तर भारत, हेडिंग डालिए उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल। ठीक है, देखिए 8वीं और 10वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना है कि उत्तर में, इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, प्रतिहार शासक हैं, पूर्व में पाल शासक हैं और दक्षिण में इसी समय राष्ट्रकूट शासक हैं। समझ रहे हैं, राष्ट्रकूट शासक हैं। तो हम कह रहे हैं उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल। तो दरअसल पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो उत्तर भारत में ये है कन्नौज का क्षेत्र। ठीक है, और इस कन्नौज के क्षेत्र को लेकर इन तीनों शक्तियों में संघर्ष हुआ। यानी इस कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों शक्तियों के बीच में संघर्ष चलता रहा। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति है और पहले दक्षिण भारतीय शक्ति हैं जो उत्तर भारतीय मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी राष्ट्रकूट जो हैं वो दक्षिण भारत की जो है पहली शक्ति है, पहले साम्राज्य हैं जो उत्तर भारतीय मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल के आप देखेंगे कि चोल द्वारा भी किया जाएगा। राजेंद्र प्रथम बंगाल अभियान करता है, पराजित करता है, गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि लेगा और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल को वो चोल झील के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो राष्ट्रकूट पहली शक्ति है जो कि उत्तर भारतीय मामलों में यानी कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर ये जो है क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, तो पहले एक सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे, प्रतिहार शासकों के बारे में पढ़ लें, सामान्य उनके जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, क्योंकि परीक्षा में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पाल शासकों के बारे में पढ़ लें, ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों के बारे में पढ़ लें। इसके बाद हम इस त्रिपक्षीय संघर्ष, ये जो संघर्ष है कन्नौज को लेकर, उसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तब हम इसे जो है समझेंगे, पढ़ेंगे कि क्या है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, और कैसे शुरू हुआ और फिर अंतिम रूप से इसमें कौन सफल रहा, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है,
तो ये 3 महत्वपूर्ण 8वीं से 10वीं सदी के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो 3 महत्वपूर्ण शक्ति हमें देखने को मिलती हैं भारत के अंतर्गत। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल 8वीं से 10वीं सदी। तो 3 साम्राज्यों का काल मतलब कि उत्तर भारत में कन्नौज को लेकर जो 3 साम्राज्यों के बीच का आपसी तनाव है, आपसी संघर्ष है, उसका ये टाइम पीरियड है 8वीं से 10वीं सदी। तो 750 से 1000 ईस्वी के बीच उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। ये जो पूर्व मध्यकाल का जो टाइम पीरियड है, पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच का माना जाता है। ठीक है, तो 750 से 1000 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है, यानी गजनवी के आक्रमण के पहले का, इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के अंतर्गत बहुत सारे शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। जैसे पूर्व में अगर हम देखें तो पाल एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदित होते हैं। ठीक है, पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा के क्षेत्र में, यानी उत्तर के क्षेत्र में अगर देखें तो प्रतिहार एक महत्वपूर्ण शक्ति है, और दक्षिण भारत यानी दक्कन के अंतर्गत राष्ट्रकूटों का वर्चस्व था। ठीक है, 750 से 1000 ईस्वी, 8वीं से 11वीं सदी के बीच की घटना है। उस समय 3 महत्वपूर्ण शक्तियां हमें परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। सामंतवाद हमने पढ़ा था, फिर उन्हीं सामंतवाद के चलते इन शक्तियों का आविर्भाव अलग अलग क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिहार एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हुए। पूर्वी भारत के अंतर्गत पाल महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हुए, पाल वंश स्थापित हुआ। दक्षिण भारत के अंतर्गत राष्ट्रकूट, दक्कन के अंतर्गत राष्ट्रकूट हमें देखने को मिलते हैं। इन तीनों राजवंशों में अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। राष्ट्रकूटों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। उसने आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्तर एवं दक्षिण के बीच सेतु का भी काम किया। ठीक है, चूंकि राष्ट्रकूट पहले राजवंश हैं, राष्ट्रकूट पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने उत्तर भारतीय मामलों में हस्तक्षेप किया था। तो उत्तर और दक्षिण के बीच में एक सेतु का काम किया किसने? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, आगे चलें। अब देखते हैं पाल वंश। तो पाल वंश के जो संस्थापक का नाम है, उनका नाम है गोपाल। ठीक है, गोपाल। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। ये अक्सर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। ठीक है, पूर्वी भारत में दरअसल जो अराजकता फैल गई थी, एक राजनीतिक शून्य की स्थिति थी, उससे तंग आकर वहां के जो जनता है उसने गोपाल को अपना शासक चुना, अपना राजा चुना। ठीक है, तो गोपाल जो है ये जनता द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्वी भारत में इस समय, इस टाइम पीरियड के अंतर्गत राजनीतिक शून्य की स्थिति थी, तो वहां अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे परेशान होकर वहां की जनता ने गोपाल को अपना राजा चुना, गोपाल को अपना नेतृत्व दिया। ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक कौन हो गए? गोपाल। दूसरे महत्वपूर्ण शासक हैं, उनका नाम है धर्मपाल। ठीक है, गोपाल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र हैं धर्मपाल, वो शासक बनते हैं। ठीक है, तो गोपाल की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र है धर्मपाल, ये राजा बना पाल वंश का। धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया, लेकिन ध्रुव विजय के बाद वापस दक्कन की क्षेत्र की तरफ लौट गया। चूंकि मैंने कहा था कि ये एक संघर्ष है, हम पढ़ेंगे उसको, समझेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत ये सारी चीजें देखेंगे कि राष्ट्रकूट पहली शक्ति है जो उत्तर भारतीय मामले में हस्तक्षेप कर रही हैं। पालों का भी इंटरेस्ट है कन्नौज पर अधिकार करना, और प्रतिहारों की तो राजधानी थी ही, क्षेत्र था ही। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में कन्नौज, जो कि हर्षवर्धन के समय में ख्याति मिली थी कन्नौज को महोदय नगर के नाम से भी जानते हैं, उसी कन्नौज के क्षेत्र को लेकर इन तीनों शक्तियों में संघर्ष चल रहा था। तो पाल शासक धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था, लेकिन पराजित करने के पश्चात वो ध्रुव वापस दक्कन के क्षेत्र में लौट जाता है। धर्मपाल ने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया था, पंजाब, राजस्थान आदि के राजाओं ने उसकी अधीनता भी स्वीकार की थी। तो एक महत्वपूर्ण शासक है धर्मपाल। धर्मपाल की कन्नौज विजय अस्थायी नहीं रही थी। ठीक है, क्योंकि अगर रहती तो
संघर्ष तो बहुत लंबा चला था, तो कन्नौज विजय इनकी अस्थायी नहीं रही। मुंगेर के पास प्रतिहार शासक है नागभट्ट द्वितीय, उन्होंने धर्मपाल को पराजित कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये धर्मपाल के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। मुंगेर के निकट ये पराजित हो गए, किससे? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय से। क्लियर है? तो गोपाल के पश्चात पाल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक होता है जिसका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल एक काफी प्रतापी शासक मान सकते हैं आप, लेकिन इसे राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था। ठीक है, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के समय की जो संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष है, उसी का एक अंश है। लेकिन ध्रुव पराजित करने के बाद इसे वापस दक्कन के क्षेत्र वापस लौट जाता है। तत्पश्चात धर्मपाल ने जो है कन्नौज पर कुछ समय के लिए अधिकार किया। उसका जो कन्नौज विजय था वो अस्थायी नहीं था, और इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उस समय पंजाब, राजस्थान, यहाँ के जो राजा थे वो इसकी अधीनता भी स्वीकार करते थे। ठीक है, कन्नौज विजय इसकी स्थायी नहीं रही, और प्रतिहार शासक है नागभट्ट द्वितीय, उन्होंने मुंगेर के पास धर्मपाल को पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये धर्मपाल के विषय में कुछ सामान्य बातें हैं। अगला एक महत्वपूर्ण शासक होता है पाल वंश का, उसका नाम है देवपाल। ठीक है, धर्मपाल के पुत्र देवपाल हैं, और देवपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया है। तो ये पाल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक हैं जिनका नाम है देवपाल। देवपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, और इसने प्राग ज्योतिषपुर यानी असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो यानी एक तरीके से इसने भी कुछ न कुछ साम्राज्यवादी नीति अपनाई, विस्तारवादी नीति अपनाई, और विस्तारवादी नीति अपनाते हुए पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत असम और उड़ीसा, उसको अपने पाल वंश जो है मूलतः बंगाल का क्षेत्र है, वही पूर्वी भारत के अंतर्गत, तो उस क्षेत्र में जो है अपना सीमा विस्तार किया। प्राग ज्योतिषपुर यानी असम और उड़ीसा को अपने क्षेत्रों में शामिल किया। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ। ठीक है, आगे चलें। अब देखते हैं पाल वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, इनको ध्यान में रखना आप। ठीक है, अब सांस्कृतिक उपलब्धियां अगर हम देखें पाल वंश की, तो सबसे पहले कि 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक, समझ रहे हैं, पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व था। समझ रहे हैं, पूर्वी भारत यानी जो बंगाल और उसके आसपास का क्षेत्र है, तो लगभग 100 वर्षों तक इन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा। कुछ समय के लिए अगर हम देखें तो बनारस, वाराणसी तक का क्षेत्र इनके नियंत्रण में था। ये महत्वपूर्ण बात है, मतलब काफी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बनारस तक का क्षेत्र इनके अधीन आ गया था। ठीक है, सुलेमान एक अरब व्यापारी है, अरब व्यापारी ने उसके यात्रा विवरण से पालों की शक्ति की पुष्टि होती है। उसने पाल राज्य को रुहमा, ठीक है, या धर्म, ये धर्मपाल का संक्षिप्त रूप है, रुहमा या धर्म कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सुलेमान नामक अरब व्यापारी ने पाल राज्य के, उसने एक अपना यात्रा विवरण लिखा है। ठीक है, वो आया था और उसने पाल शासकों के लिए, पाल राज्य के लिए रुहमा शब्द का प्रयोग किया है, या धर्मपाल का ही संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि किस यात्री ने या किसने पाल शासकों को रुहमा कहा, या सुलेमान ने पाल शासकों को किन नामों से उल्लेख किया है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो रुहमा या धर्मपाल का ही संक्षिप्त रूप है का प्रयोग किया। तिब्बती विवरणों के अनुसार पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान और धर्म के महान संरक्षक थे। जो तिब्बती विवरण है, क्योंकि भारत में इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो देशी और विदेशी भी हैं, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो तिब्बती विवरण है, तो तिब्बत में चूंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो उनके विवरणों से पता चलता है कि जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, धर्मपाल जो कि एक महान शासक है, गोपाल का पुत्र है, उसने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कराया। ठीक है, और उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी दान में दी, 200 गांवों का राजस्व उसने दान में दिया। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कराया और उस विश्वविद्यालय
के खर्च के लिए, जैसे शिक्षक हैं, छात्र हैं, जो और भी आवश्यक खर्चे होते हैं, उस खर्चों को चलाने के लिए उसने 200 गांव की आमदनी उस गांव को क्या दी, दान में दे दी। आई बात समझ में? तो ये भी कभी कभी प्रश्न यहां से बनता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ये भी महत्वपूर्ण है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कराया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ये ध्यान रखना आप लोग। धर्मपाल ने, पालों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए, जिसे हम विहार कहते हैं, कई विहार का निर्माण भी कराया। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी ये जो है अपनी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे चलें। पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध था। निश्चित रूप से जब तिब्बती विवरण है वो पाल शासकों का उल्लेख कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तिब्बत के साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहा होगा। तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। संत रक्षित और दीपांकर, जिसे अतिश के नाम से भी जाना जाता है, ये विद्वान तिब्बत गए और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। परिणाम स्वरूप बहुत से तिब्बती बौद्ध विद्योपार्जन के लिए नालंदा और विक्रमशिला आए। ठीक है, यानी कि पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। दो महान विद्वान हैं, उनका नाम है संत रक्षित और दीपांकर। दीपांकर को अतिश नाम के से भी जाना जाता है, ध्यान रखना आप। तो संत रक्षित और दीपांकर ये कहाँ जा रहे हैं? ये तिब्बत गए और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसका ये प्रभाव हुआ, ये परिणाम हुआ कि बहुत सारे तिब्बती भारत आए। उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था वहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक संबंध थे और सांस्कृतिक संबंध थे। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, जावा, सुमात्रा, ये जो क्षेत्र है, मलाया, हाँ, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ का व्यापार जो था वो काफी लाभदायक था, जिससे कि पाल साम्राज्य समृद्ध हुआ। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी इनके क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। और ये व्यापारिक जो संबंध हैं वो किसके पक्ष में थे? पाल शासकों के पक्ष में थे। तो इन व्यापार से जो उनको आय हुई, जो उनकी आमदनी हुई, वो उनके राज्य की समृद्धि का क्या हुई? आधार बनी। समझ रहे हैं? तो तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध है, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी उनके व्यापारिक संबंध है, तिब्बत के साथ भी सांस्कृतिक संबंध है। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया था ना आपको, विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंध, यानी एशियाई देशों में जो है के साथ सांस्कृतिक संबंध, तो केवल संस्कृति का संबंध नहीं होता है, वहाँ पे विचार के साथ साथ व्यापारी भी जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो ये धर्म प्रचार के लिए भी गए, पीछे पीछे व्यापारी भी गए। ठीक है, तो पाल शासकों ने भी एक विदेशों के साथ भी इनके वैदेशिक संपर्क रहे, जो इनकी समृद्धि, इनकी सांस्कृतिक विरासत का आधार बने। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र शासकों का वर्चस्व था। जो आपका जावा, सुमात्रा, मलाया, ये सब क्षेत्र है, तो वहां शैलेंद्र शासकों का वर्चस्व था। ठीक है, शैलेंद्र राजा कहे जाते हैं। उनका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमात्रा, ये सुधार लीजिएगा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक फैला था। शैलेंद्र शासक क्या थे? बौद्ध थे। ठीक है, शैलेंद्र शासक बौद्ध थे, ये ध्यान रखना आप लोग। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो हम जावा, मलाया, सुमात्रा का क्षेत्र देख रहे हैं वो शैलेंद्र शासकों के अधीन था। जैसे पाल शासक हैं, प्रतिहार शासक हैं, राष्ट्रकूट शासक हैं, वैसे ही दक्षिण पूर्व एशिया के में इस समय शैलेंद्र शासक हैं, जिनका मलाया, जावा, सुमात्रा के क्षेत्रों पर क्या है? अधिकार है। और वो जो शैलेंद्र शासक हैं वो बौद्ध अनुयायी हैं। शैलेंद्र शासकों ने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे और उन्होंने पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। चूंकि ये बौद्ध मतानुयायी हैं तो उन्होंने बिहार, नालंदा में शिक्षा संस्थान था और वहाँ से भी विद्यार्थी आते हो रहे होंगे नालंदा में शिक्षा लेने, ग्रहण करने। तो नालंदा में उन्होंने एक बिहार बनाने के लिए पाल शासकों के दरबार में कई दूत भेजे, अनुमति मांगी। उन्होंने पाल शासक देवपाल से इस विहार, जो ये विहार का निर्माण ये करा रहे थे, उसके खर्च के लिए 5 गांव की आमदनी देने का भी अनुरोध किया।
पाल शासक देवपाल ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि भी आप देख सकते हैं कि इस समय जब राजनीतिक शून्य की स्थिति थी, बंगाल पूर्वी भारत के अंतर्गत अराजकता थी, उस अराजकता की स्थिति में पाल शासकों ने वहां पे एक मजबूत शासन का आधार निर्मित किया, एक बड़े क्षेत्र का निर्माण किया और विदेशों के साथ भी व्यापारिक और धार्मिक संबंध सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। तिब्बत के साथ उन्होंने सांस्कृतिक संबंध स्थापित किया। संत रक्षित और दीपांकर, जिसे अतिश कहते हैं, उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसका परिणाम ये रहा कि बहुत से तिब्बती भारत आए, नालंदा और विक्रमशिला में बौद्ध धर्म का ज्ञान अर्जित किए। ठीक है, इसी तरीके से शैलेंद्र शासकों से भी उनके संबंध अच्छे थे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनके व्यापारिक संबंध रहे और वो व्यापारिक जो संतुलन था वो पाल शासकों के पक्ष में था, जिससे कि उनके साम्राज्य का आर्थिक आधार निर्मित हुआ। ठीक है, और इससे क्या फायदा हुआ कि उन्होंने एक मजबूत अपने साम्राज्य की मजबूती दे सके। ठीक है, उसी समय शैलेंद्र शासक हैं। जावा, सुमात्रा, मलाया के क्षेत्र में अन्य द्वीपों पर इनका अधिकार है, शैलेंद्र शासक कहला रहे हैं। ये बौद्ध मतानुयायी हैं। उन्होंने पाल शासकों के दरबार में कई दूत भेजे और फिर वो नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार बनाने की उन्होंने बात कही। देवपाल, जो पाल शासक है देवपाल, उससे उस विहार के खर्च चलाने के लिए उन्होंने 5 गांव की आमदनी देने का भी अनुरोध किया, जिसे कि देवपाल ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये पाल शासक और उनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां रहीं। ठीक है, दूसरी जो उत्तर भारत यानी पश्चिम भारत और ऊपरी गंगा क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसे हम कह रहे हैं प्रतिहार। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी हम जानते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार, तो प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, जिसका कारण यह है कि इनका उद्भव गुर्जर राष्ट्र या दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ। ठीक है, इनका जो उद्भव है वो गुर्जर राष्ट्र, ठीक है, या दक्षिण पश्चिम भारत के अंतर्गत हुआ। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत या दक्षिण पश्चिम राजस्थान के अंतर्गत हुआ। ठीक है, तो प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, गुर्जर इसलिए कहा जाता है कि जो इनका उद्भव है, प्रतिहारों का जो आरंभिक शासन का टाइम पीरियड है, वो हम दक्षिण पश्चिम राजस्थान के गुर्जर राष्ट्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार आरंभ में संभवतः स्थानीय ओहदेदार थे। ओहदेदार मतलब सामंत थे। ठीक है, ऐसे समझिएगा, स्थानीय सामंत थे जिन्होंने मध्य और पूर्वी राजस्थान में अपना अधिकार स्थापित किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये जितने भी छोटे छोटे शासक आप देखेंगे ना, जितने भी राजवंश देखेंगे, एक टाइम पीरियड है जो राजपूत राजवंश के अंतर्गत है, जो कि 800 से 1200, हम देखेंगे आगे की तरफ चर्चा करेंगे राजपूत वंश का भी। राजपूत यानी कि राजाओं के में जो आपसी संबंध, वैवाहिक संबंध होते थे, आगे चल के राजपूत कहलाए। चूंकि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आपने पढ़ा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे, लेकिन अब जो 8वीं से 12वीं सदी का शासक वर्ग है वो राजपूत कहला रहा है। ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में शासक कौन होते थे? क्षत्रिय वर्ण से होते थे, लेकिन गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत मौर्योत्तर काल से ही वर्ण संकरता की स्थिति देखी गई। बहुत से विदेशी आक्रांता आए, उन्हें भी शासक के रूप में स्वीकार करना पड़ा। आगे चल के एक बड़ी जनजातीय जनसंख्या का किसमें आत्मसातीकरण हुआ? भारतीय समाज के अंतर्गत हुआ। फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के शासक वर्ग स्थापित हुए। उन्हीं शासक वर्ग में आपसी वैवाहिक संबंध होते थे, आपसी खान पान होते थे। तो इसी से आगे चल के राजपूत वंश का उदय माना जाता है। ठीक है, कि ये जो शासक हैं राजा के कुल से हैं, इसलिए ये राजपूत कहलाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। भूमि अनुदान की प्रथा, भूमि अनुदान की प्रणाली ने अलग अलग क्षेत्र में राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। अब जैसे गुर्जर प्रतिहार है, तो गुर्जर प्रतिहार एक पर्टिकुलर क्षेत्र से हैं, गुर्जर राष्ट्र से हैं, और ये गुर्जर राष्ट्र कहाँ है? पश्चिम राजस्थान के अंतर्गत है।
और वहां के ये मूल निवासी हैं, वहीं से इनके शासन का आरंभ होता है। ठीक है, आरंभ में ये स्थानीय ओहदेदार हैं, मतलब सामंत हैं, और वही सामंत की स्थिति से पहुंच के ये शासक बन रहे हैं। ठीक है, तो संस्थापक कौन है प्रतिहार वंश का? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम संस्थापक है। ठीक है, प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, इसे सुधार लीजिएगा। संस्थापक गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। ठीक है, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है मिहिर भोज। इसे भोज भी कहते हैं, लेकिन मिहिर भोज या भोज। ठीक है, एनसीईआरटी में भोज लिखा होगा, बाद में एक जगह एनसीईआरटी में भी क्लेरिफाई किया गया है कि ये भोज जो था वो मिहिर भोज था। ठीक है, क्योंकि उज्जैन में भी एक शासक भोज मिलेगा। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन है? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन है? मिहिर भोज या भोज। इनकी राजधानी कहाँ है? कन्नौज। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ है? कन्नौज। और यही कन्नौज का क्षेत्र है जो कि गुप्तोत्तर काल में काफी समृद्धि प्राप्त कर चुका था, काफी ख्याति प्राप्त कर चुका था। और इसी कन्नौज को लेकर आप देखेंगे कि पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। ठीक है, तो ये कुछ क्लियर हुआ। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जानते हैं। गुर्जर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उद्भव जो है गुर्जराष्ट्र या दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था, इसलिए इसे गुर्जर कहते हैं। ठीक है, गुर्जर जो प्रतिहार हैं वो आरंभ में स्थानीय ओहदेदार यानी सामंत थे। सामंत की स्थिति से उठकर ये शासक की स्थिति में पहुंचे थे। ठीक है, इनका संस्थापक कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन है? मिहिर भोज। मिहिर भोज एक बहुत ही प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक है गुर्जर प्रतिहार वंश का, ये ध्यान रखना। तो वास्तविक संस्थापक मिहिर, एक्चुअल फाउंडर मिहिर भोज। और इनकी राजधानी कहाँ है? कन्नौज। तो वो कन्नौज का ही वो क्षेत्र है जिसको लेकर ये तीनों शक्तियां आपस में संघर्षरत हैं, और अंतिम रूप से ये प्रतिहार ही उस पर सफल होते हैं अधिकार करने में। तो इनकी राजधानी कहाँ है? कन्नौज। ध्यान रखना। आगे चलें, अब देखते हैं मिहिर भोज। तो मिहिर भोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है गुर्जर प्रतिहार वंश का। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का क्या है? एक्चुअल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक है प्रतिहार वंश का। इसकी जो उपाधि है वो है आदिवाराह की, यानी इसने आदिवाराह की उपाधि ली। इसका अर्थ है विष्णु का भक्त था। ठीक है, वाराह उनकी विष्णु का एक अवतार है, वाराह रूप। तो इसने आदिवाराह की उपाधि ली, अर्थात वो विष्णु का भक्त था। कल्हड़ और अरब यात्री सुलेमान, इनके विवरण से उसके शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कल्हड़ और अरब यात्री सुलेमान के विवरण से, कल्हड़ की रचना का नाम है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी भारत की पहली ऐतिहासिक ग्रंथ मानी जाती है। ध्यान रखना, राजतरंगिणी, कल्हड़ की रचना का क्या नाम है? राजतरंगिणी। इसे भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ कहने का आशय क्या है कि तिथि के साथ इतिहास लिखने की जानकारी या तिथि के साथ इतिहास लेखन का कार्य सबसे पहले राजतरंगिणी में हुआ। मैंने आपको पढ़ाया था कि इतिहास किसे कहते हैं ना, तो जो विद्वान हैं, विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत के जो लोग थे उनमें ऐतिहासिक बोध नहीं था कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की घटनाओं को कैसे लिखा जाए, पढ़ा जाए। तो ऐतिहासिक घटनाओं का उन्हें बोध नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उन पर हमेशा एक प्रश्न भी उठता रहता है, क्योंकि जो प्राचीन काल में जितने भी साहित्य उपलब्ध हैं, हमें इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में हम जिनको भी देखते हैं उसमें घटनाक्रम, तिथि क्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? चाहे वो वेद हों, चाहे वो पुराण हों, चाहे वो आरण्यक हों, जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं। ठीक है, लेकिन तिथि के साथ इतिहास सबसे पहले राजतरंगिणी में इसका लिखा गया, तो इसे ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में हम मानते हैं। ठीक है,
तो कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी और सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान है, उसके विवरण से हमें मिहिर भोज के शासन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलें। दूसरा एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक है, उसका नाम है महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम। तो महेंद्रपाल ने भोज के साम्राज्य को तो कायम रखा ही, मतलब भोज मतलब मिहिर भोज। महेंद्रपाल ने मिहिर भोज के साम्राज्य को बनाए रखा, लेकिन उसकी सीमाओं का विस्तार मगध और उत्तर बंगाल तक कर दिया। मतलब इसने प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार किया महेंद्रपाल ने। ठीक है, इसके अभिलेख काठियावाड़ यानी गुजरात का वो काठियावाड़ क्षेत्र, वहां से मिलता है। पूर्वी पंजाब, अवध, इन क्षेत्रों से इसके अभिलेख भी हमें प्राप्त होते हैं। महेंद्रपाल ने एक लड़ाई में कश्मीर के राजा के खिलाफ भी लड़ी थी इसने, और जिसमें संभवतः लगता है कि ये पराजित हुआ था, और उसे भोज द्वारा पंजाब में जीते हुए कुछ इलाके कश्मीर के राजा को देने पड़े। ठीक है, यानी इस युद्ध में जो कश्मीर के राजा के खिलाफ इसने लड़ा था, उस युद्ध में संभवतः ये सफल नहीं हो पाया, और भोज ने जो जिन क्षेत्रों को जीता था वहाँ कश्मीर के अंतर्गत, उसे इसे देना पड़ा था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके राज दरबार में यानी महेंद्रपाल के राज दरबार में राजशेखर एक विद्वान है, निवास करते थे। राजशेखर महेंद्रपाल के राजकवि और राजगुरु भी हुआ करते थे। ठीक है, तो राजकवि और राजगुरु थे, ये ध्यान रखना। दूसरा महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक है, उसका नाम है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ने भोज, मिहिर भोज द्वारा जो साम्राज्य का विस्तार किया गया था उसको अक्षुण्ण रखा। साथ ही इसने बंगाल और मगध, मगध मतलब बिहार का वो क्षेत्र, मगध और बंगाल तक भी अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ठीक है, काठियावाड़ मतलब गुजरात का क्षेत्र, पूर्वी पंजाब और अवध के क्षेत्रों से इसके क्या अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसने कश्मीर के राजा के साथ भी एक युद्ध लड़ा था, कुछ अभिलेखों से भी इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, कुछ स्रोतों से, लेकिन इस युद्ध में संभवतः इसे सफलता नहीं मिली थी उस स्तर की, और यही कारण है कि भोज द्वारा जीते गए कुछ क्षेत्रों को इसने कश्मीर के राजा को भी इसे देना पड़ा था। ठीक है, इसके राज दरबार में राजशेखर निवास करते थे। महेंद्रपाल के राज दरबार में राजशेखर निवास करते थे, एक विद्वान है, और ये राजशेखर उसके राजकवि और राजगुरु हुआ करते थे। ठीक है, तो क्लियर है। अब देख लें प्रतिहारों की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो अरब यात्रियों के अनुसार प्रतिहार शासकों के पास सबसे अच्छे किस्म की क्या अश्वारोही सेना हुआ करती थी। यानी ये जो शक्ति आप देख रहे हैं ना पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, उनमें सबसे अच्छे किस्म की अश्वारोही सेना का वर्णन अरब यात्रियों ने किया है कि प्रतिहारों के पास थी। तो अरब यात्रियों के अनुसार प्रतिहार शासकों के पास सबसे अच्छे किस्म की अश्वारोही सेना हुआ करती थी। प्रतिहार शासक ज्ञान विज्ञान और साहित्य के उदार संरक्षक थे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि राजशेखर किसके, महेंद्रपाल के दरबार में निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान विज्ञान के महान संरक्षक हैं। प्रतिहार शासकों ने राजधानी कन्नौज में कई भव्य भवनों का निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण कराया, यानी भवनों और मंदिरों का निर्माण भी इन्होंने कराया राजधानी में। 8वीं 9वीं सदी में बहुत से भारतीय विद्वान राजदूत मंडलों के साथ बगदाद के खलीफा के दरबार में गए। ठीक है, मतलब 8वीं 9वीं सदी के अंतर्गत बहुत से भारतीय विद्वानों को इन्होंने बगदाद के खलीफा के दरबार में भेजा, जहां उन्होंने अरबों को भारतीय ज्ञान विज्ञान, विशेषकर गणित, बीज गणित और चिकित्सा शास्त्र से परिचित कराया। ठीक है, मतलब विदेशों में इन्होंने अपने दूत मंडल भेजे, तो व्यापारिक संबंध भी रहे होंगे। राष्ट्रकूट शासकों के बार बार आक्रमण ने प्रतिहार साम्राज्य को कमजोर कर दिया था, और फिर यही कारण है कि आगे चल के इनके सक्सेसर जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत लंबे समय तक इनको सस्टेन नहीं कर सके। ठीक है, अब इसी समय का एक अरब यात्री है अल मसूदी, वो काफी विवरण देता है, तो उसके विवरण को हम देख लें, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अल मसूदी का विवरण। तो बगदाद का निवासी है अल मसूदी। 915-16 ईस्वी में गुजरात की यात्रा इसने किया था अल मसूदी ने। इसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजर कहा है। जुजर शायद गुर्जर का विकृत रूप है, समझ रहे हैं, पूछ सकता है परीक्षा में। तो अल मसूदी ने 915-16 ईस्वी के आसपास, बगदाद का निवासी है अल मसूदी,
इसने गुजरात की यात्रा किया था और गुर्जर प्रतिहारों को इसने अल जुजर कहा है, ठीक है। और जुजर शायद गुर्जर का ही विकृत रूप है। ये राजा को बौरा कहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अल मसूदी राजा को बौरा कहा है। शायद ये आदि बाराह जो था ना, आदि बाराह की उपाधि किसकी थी? भोज की। तो आदि बाराह का ही ये विकृत रूप है बौरा। तो राजा को बौरा कहता है। बौरा शायद आदि बाराह का बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। यानी राजा के लिए अल मसूदी ने बौरा शब्द का प्रयोग किया है। और ये जो बौरा शब्द है वो संभवतः इसका मतलब आदि बाराह भोज की उपाधि थी, तो उसी का एक विकृत रूप है, ठीक है। राजा की सेना में 4 चमुए यानी डिवीजन, ये ध्यान रखना, 4 चमुए यानी डिवीजन। एनसीईआरटी में डिवीजन के लिए चमुए शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यही कभी आपसे पूछ देगा परीक्षा में, जब पूछ देगा तो लगेगा कि कहां से पूछा। तो 4 चमुए यानी डिवीजन थी, प्रत्येक चमू में 7 से 9 लाख लोग होते थे, ठीक है। उनके अनुसार उत्तर की सेना मुल्तान के विरुद्ध, मतलब ये जो 4 चमुए हैं उसमें उत्तर की सेना मुल्तान के विरुद्ध सुरक्षा के लिए होती थी या उनसे युद्ध करती थी। दक्षिण की सेना राष्ट्रकूटों से बचाव करती थी। पूर्व की सेना पालों से लड़ती थी, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण शक्ति हैं। एक केंद्रीय होती थी जो कि राजा की सुरक्षा के लिए रहती थी। एक उत्तर की तरफ होती थी जो विदेशी यानी मुल्तानी आक्रमण से सुरक्षा के लिए थी। एक पूरब के लिए थी जो पालों से युद्धरत थी, और एक दक्षिण के लिए थी जो दक्षिण से। तो 4 चमुए या 4 डिवीजन में बटी हुई थी। प्रतिहार सेना में 2000 प्रशिक्षित हाथी थे और प्रतिहारों की अश्वारोही सेना देश में क्या थी? सर्वश्रेष्ठ थी। ये अल मसूदी लिखता है प्रतिहारों की अश्वारोही सेना देश में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ थी। हाथी भी थे, 2000 के आसपास प्रशिक्षित हाथी भी हुआ करते थे। अल मसूदी बताता है कि प्रतिहार साम्राज्य की पहुंच समुद्र तक नहीं थी, ठीक है। मतलब अल मसूदी के समय समुद्र का क्षेत्र यानी गुजरात का क्षेत्र शायद इनके हाथ से निकल चुका था। इसलिए अल मसूदी कहता है कि शायद वो क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र इसके जो है नियंत्रण में नहीं था, समुद्र का क्षेत्र वो इनके नियंत्रण में नहीं था। इस तरीके से हमने देखा कि अल मसूदी का विवरण है कि प्रतिहार जो शासक हैं उन्हें जो है समुद्र तक उनकी पहुंच नहीं थी, अर्थात वो समुद्री क्षेत्र शायद इसके समय में जब ये आया था भारत में तो उस समय उनके हाथ से निकल चुका था। आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रकूट। ये दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ये दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश राज कर रहा था, यानी दक्षिण भारत के अंतर्गत है, ठीक है, दक्षिण भारत के अंतर्गत है। इसके जो संस्थापक का नाम है वो है दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है? दंतिदुर्ग। ये ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है? दंतिदुर्ग, ठीक है। इनकी राजधानी क्या है? तो इनकी राजधानी है मान्यखेट। मान्यखेट या मानखिंदी, ठीक है, ये भी है, इसे लिख लीजिएगा। तो इनकी राजधानी है मान्यखेट या मानखिंदी। तो राष्ट्रकूट कौन है? ये दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन कर रहे हैं। इसके संस्थापक कौन है? दंतिदुर्ग हैं। और इनकी राजधानी कहाँ है? मान्यखेट या मानखिंदी। अब हम देखेंगे कि इस वंश के, राष्ट्रकूट वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें एक नाम है गोविंद तृतीय। ये एक महत्वपूर्ण शासक हैं जिनका नाम है गोविंद तृतीय, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है 793 से 814 ईस्वी के आसपास है। तो इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण कर नागभट्ट को पराजित किया और मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अभी हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष को देखेंगे। तो मतलब ये राष्ट्रकूट पहले शासक हैं, ठीक है, जिन्होंने कुल मिला के राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारतीय शक्ति हैं और उत्तर भारत के मामलों में इन्होंने हस्तक्षेप किया है, ठीक है। तो दक्षिण भारतीय शक्ति हैं जो कि पहली शक्ति हैं जो उत्तर भारत के मामले में हस्तक्षेप कर रही हैं, ठीक है।
तो इन्होंने उत्तर भारत यानी कन्नौज पर आक्रमण किया, नागभट्ट को पराजित किया और मालवा को अपने प्रदेश में मिला लिया था। एक अभिलेख से पता चलता है कि गोविंद तृतीय ने केरल, पांड्य और चोल, ये सुदूर दक्षिण के राज्य हैं, इनको राजाओं को पराजित किया यानी भयभीत कर दिया। पल्लवों को श्रीहीन बना दिया। कर्नाटक के गंग शासकों को भी इसने पराजित किया। यानी दक्षिण भारत के जो उस समय की महत्वपूर्ण शक्तियां थीं उन सबको इसने पराजित किया। किसने? गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का एक महत्वपूर्ण और महानतम शासक के रूप में जाना जाता है। इसने लंका यानी श्रीलंका के राजा को बंदी बना लिया। ठीक है, तो लंका के राजा को इसने बंदी बनाया। ठीक है, तो ये जो है गोविंद तृतीय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। एक अन्य महत्वपूर्ण शासक है राष्ट्रकूट राजवंश का, उसका नाम है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का जो जन्म हुआ था वो हुआ था युद्ध शिविर में। ये अक्सर पूछता है, रणभूमि या रण क्षेत्र में इसका जन्म हुआ है। युद्ध शिविर में, रण क्षेत्र में। ठीक है, तो अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी में। तो अमोघ वर्ष का जन्म कहां हुआ? युद्ध शिविर में हुआ, रण क्षेत्र में हुआ। ठीक है, युद्ध की अपेक्षा इसकी जो रुचि थी वो थी अपने धर्म और साहित्य में। तो युद्ध की अपेक्षा धर्म और साहित्य में अमोघ वर्ष की रुचि ज्यादा थी। इसने राजनीति पर कन्नड़ की प्रथम पुस्तक लिखी, कन्नड़ भाषा में राजनीति की प्रथम पुस्तक लिखी जिसका नाम है कविराज मार्ग। ठीक है, ये कन्नड़ में लिखी गई प्रथम पुस्तक है, कन्नड़ में, और इसका विषय क्या है? राजनीति, पॉलिटिक्स। तो राजनीति पर इसने कन्नड़ की प्रथम कृति लिखी जिसका नाम है कविराज मार्ग। ये ध्यान रखना। तो कन्नड़ में अमोघ वर्ष ने पहली पुस्तक लिखी कविराज मार्ग जो राजनीति पर है। अमोघ वर्ष महान निर्माता था, समझ रहे हैं? अमोघ वर्ष एक महान निर्माता था और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी राजधानी यानी मान्यखेट को इतना सुंदर बना दिया, ऐसा रूप प्रदान किया कि उसके समक्ष इंद्रपुरी भी लज्जित हो जाए। इंद्रपुरी मतलब इंद्र का जो राजधानी है वो भी जो है लज्जित हो जाए। तो अमोघ वर्ष महान निर्माता था। कहा जाता है कि उसने मान्यखेट को, अपनी राजधानी को, ऐसा रूप प्रदान किया कि उसके सामने इंद्रपुरी यानी देवताओं की जो जगह है, राजधानी वो है, क्षेत्र है, वो भी लज्जित हो जाए। अमोघ वर्ष के शासन काल में अनेक विद्रोह हुए जिन्हें बड़ी मुश्किल से दबाया जा सका। यानी कि अमोघ वर्ष के समय में विद्रोह शुरू हो चुके थे। ठीक है, तो अमोघ वर्ष इसका टाइम पीरियड 814 से 878 ईस्वी। इसका जन्म युद्ध भूमि, रणभूमि या युद्ध शिविर में हुआ था। युद्ध की अपेक्षा धर्म और साहित्य में इसकी बहुत सारी रुचि थी, अतिशय रुचि थी। मतलब युद्ध में कम, धार्मिक और साहित्यिक क्षेत्र में इसकी रुचि अधिक थी। विद्वान लेखक था। कन्नड़ भाषा में इसने अपनी पहली कृति लिखी, इसकी या कन्नड़ भाषा की पहली कृति इसने लिखी जो कविराज मार्ग है, राजनीति पर लिखा गया है। अमोघ वर्ष महान निर्माता है। इसने अपनी राजधानी को ऐसा रूप, मतलब इतना सुंदर बना दिया कि उसके समक्ष इंद्रपुरी भी क्या हो जाए? लज्जित हो जाए। इसके शासनकाल के अंतर्गत बहुत सारे विद्रोह हुए जिनको बड़ी मुश्किल से दबाया जा सका। ठीक है, तो ये है दूसरा महत्वपूर्ण शासक अमोघ वर्ष। नेक्स्ट है इंद्र तृतीय। तो इसने जो है अमोघ वर्ष के समय चूंकि विद्रोह हो रहे थे और फिर बीच में कुछ कमजोर शासक भी आए, तो उससे राष्ट्रकूट जो राजवंश था उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंची। तो इंद्र तृतीय ने राष्ट्रकूट राजवंश की, राष्ट्रकूटों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने गया। इंद्र तृतीय ने राष्ट्रकूटों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। 915 ईस्वी में इसने कन्नौज के शासक महिपाल को पराजित किया। ठीक है, और इसके काल में भारत आने वाला यात्री अल मसूदी, यानी अल मसूदी इसी के समय भारत आया था। उसने राष्ट्रकूट राजा के लिए बलाहार या बल्लभ राजा, भारत का सबसे प्रतापी राजा था। इसके मतलब अल मसूदी ने कहा कि जब वो इसी के समय भारत आया था तो उसने कहा कि बलाहारा या बल्लभ राजा भारत का सबसे प्रतापी शासक है, शायद वो इंद्र तृतीय था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय।
तो राष्ट्रकूट राजवंश का ये अंतिम प्रतापी शासक हुआ, अंतिम प्रतापी शासक हुआ 934 से 96 ईस्वी तक, 996 ईस्वी तक इसका शासन रहा। तो राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन हुआ? कृष्ण तृतीय। इसने चोल शासक परांतक को पराजित करके चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। चोल जो शासक हैं परांतक, उसको पराजित किया है इसने, और चोल के उत्तरी क्षेत्र पर, चोलों के उत्तरी क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया। दक्षिण में रामेश्वरम तक की इसने विजय की है, ठीक है, और इसके उपलक्ष्य में उसने विजय स्तंभ स्थापित किया, कुछ मंदिरों का भी निर्माण कराया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम प्रतापी शासक है, ठीक है। इसने जो है चोल शासक परांतक को पराजित किया है और चोलों के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। दक्षिण में रामेश्वरम तक की विजय की है और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने विजय स्तंभ स्थापित कराए, मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए राष्ट्रकूटों की सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, यहां से प्रश्न अक्सर बनते भी हैं परीक्षा में। तो राष्ट्रकूट शासक धार्मिक सहिष्णु थे। उन्होंने न केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया, यहां प्रश्रय लिख लीजिएगा, प्रश्रय, ठीक है, मतलब ये एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे। हर धर्मों के प्रति इन्होंने उदारता का भाव रखा। ऐसा नहीं कि अगर शैव धर्म को मान रहे हैं तो अन्य धर्मों को प्रताड़ित करें। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ आप लोग समझते हैं ना, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान भाव। व्यक्तिगत रूप में भले ही कोई धर्म हो, उनका राजा का कोई धर्म हो, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उदार बना रहना, इसे ही धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं। तो राष्ट्रकूट शासक धार्मिक सहिष्णु थे। तो उन्होंने न केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया, बल्कि जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो धार्मिक सहिष्णुता उनकी नीति थी। राष्ट्रकूट शासक है एक, उनका नाम है कृष्ण प्रथम, ठीक है। कृष्ण प्रथम ने 9वीं सदी में अलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था, ये ध्यान रखना। तो अलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अमोघ वर्ष, जो कि एक महान शासक है, जिसका जन्म रणशिविर या युद्ध भूमि में हुआ था। अमोघ वर्ष जैन मतानुयायी था। इसका व्यक्तिगत जो है धर्म जैन था, लेकिन उसने अन्य धर्मों को भी क्या दिया? संरक्षण दिया। जैन मतानुयायी होते हुए भी अमोघ वर्ष ने अन्य धर्मों के प्रति भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुसलमानों के प्रति भी उदार नीति अपनाई। मुसलमान व्यापारियों को उन्होंने अपने साम्राज्य में बसने, इस्लाम के प्रचार करने की छूट दी, यहाँ तक कि मस्जिदों के निर्माण और उसमें इबादत करने की भी छूट दी। और राष्ट्रकूट प्रदेशों में मुसलमानों के अपने अलग मुखिया होते थे। इबादत के लिए उन्होंने मस्जिदें भी हुआ करती थी, ठीक है, मस्जिद। ये टाइपिंग में एक मिस्टेक है। तो राष्ट्रकूट राजाओं ने मुसलमान व्यापारियों, मुसलमानों के प्रति भी उदारता का भाव रखा। मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाज़त दी, व्यापार करने की इजाज़त दी, इस्लाम के प्रचार की इजाज़त दी। राष्ट्रकूट राज्य के अंतर्गत मुसलमान जो क्षेत्र थे वहाँ अलग मुखिया होते थे और उनके इबादत के लिए मस्जिदें भी हुआ करती थीं। तो ये इनकी धार्मिक सहिष्णुता को ही क्या कर रहा है? बता रहा है, धार्मिक सहिष्णुता को ही दिखा रहा है। और राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी, इससे क्या हुआ कि अन्य जो धार्मिक संप्रदाय के लोग थे सब उसके साम्राज्य के अंतर्गत रहते थे और वो कहीं न कहीं विदेश व्यापार में सहायक हुए। जैसे अरबों ने मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों से व्यापार किया, तो विदेश व्यापार में सहायक हुए। इससे राष्ट्रकूटों को काफी आमदनी प्राप्त हुई, जो उनके राज्य की समृद्धि का आधार बना। समझ रहे हैं? यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने विदेश व्यापार में को प्रोत्साहित किया, विदेश व्यापार में वो सहायक रहा और इससे क्या हुआ कि राष्ट्रकूट राज्य की समृद्धि के लिए जो आवश्यक संसाधन हैं उसे प्राप्त किया जा सका। तो वो जो है राष्ट्रकूट राज्य की समृद्धि का आधार बना, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के विद्वान रहते थे, ठीक है, इसे सुधार लीजिएगा, अपभ्रंश, ठीक है। तो राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे, समझ। उनके दरबार में
संस्कृत साहित्य के साथ ही साथ, यानी संस्कृत भाषा के विद्वानों के साथ ही साथ अन्य भाषा जैसे प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के भी विद्वान रहते थे। ठीक है, अपभ्रंश भाषा के एक महान विद्वान हैं, उनका नाम है स्वयंभू। ये ध्यान रखना आप लोग, अपभ्रंश भाषा के महान कवि हैं स्वयंभू, और स्वयंभू और उनके पुत्र राष्ट्रकूट दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये जो है इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रकूट राजवंश धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाए। इन्होंने ब्राह्मणों, शैवों, जैनों सबको संरक्षण दिया, इवन कि इन्होंने मुसलमानों को भी संरक्षण दिया। मुसलमान व्यापारियों को इन्होंने अपने साम्राज्य के अंतर्गत बसने की इजाज़त दी, अपने धर्म के प्रचार की इजाज़त की, इबादत के लिए मस्जिदों का उन्होंने निर्माण किया। मुस्लिम क्षेत्रों के लिए अलग मुखिया तक होते थे, और ये धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है इनके विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया, जिससे कि इनके राज्य की समृद्धि बढ़ी और इनके राज्य की समृद्धि का आधार बनी। समझ रहे हैं? इस कृष्ण प्रथम है, एक राष्ट्रकूट शासक हैं जिनका नाम है कृष्ण प्रथम। उन्होंने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया। तो एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया। राष्ट्रकूट शासक कला और संस्कृति के भी महान संरक्षक थे। उनके दरबार में संस्कृत भाषा के विद्वानों के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के भी विद्वान रहते थे। और अपभ्रंश भाषा के जो एक महान कवि हैं उनका नाम है स्वयंभू। स्वयंभू और उनका पुत्र संभवतः राष्ट्रकूट शासक के ही दरबार में रहा करते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां किस तरह की थी। ठीक है, अब यहां आपका एक जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री, उत्तर भारत के अंतर्गत पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास है वो आपका एनसीईआरटी में जो चीजें हैं वो कंप्लीट होता है। अब अगला जो हम देखेंगे कि राजनीतिक विचार और संगठन, यानी पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के अंतर्गत जो राजनीतिक विचार और उनके संगठन रहे, मतलब राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जो रही, राजनीतिक किस तरीके से उन्होंने साम्राज्य का जो है में एक राजनीतिक एकरूपता स्थापित की, प्रशासन किया, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का हम एक साथ ही देखेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक विचार एवं संगठन पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। ठीक है, तो इनकी शासन प्रणाली में स्वाभाविक बात है कि उत्तर के भी तत्व मिलेंगे, दक्षिण के भी तत्व मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी शासन प्रणाली में उत्तर में गुप्त और हर्ष और दक्कन में चालुक्यों के राजनीतिक विचारों एवं रीति रिवाजों पर आधारित थी। मतलब इनके जो पहले की शासन व्यवस्था है वो भी देखने को मिली दक्षिण में, और उत्तर का समन्वय भी देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए राजा जो होता था, राजा समस्त शक्तियों का स्रोत होता था। मतलब राजा जो किंग है वो समस्त शक्तियों का स्रोत है। उसके शब्द ही क्या है? कानून है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो राजा समस्त प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है, या राजा समस्त शक्तियों का केंद्र है, समस्त शक्तियों का स्रोत है। ठीक है, सारी चीजें, सारी शक्तियां राजा के अंतर्गत निहित हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो। ठीक है, सारी शक्तियां राजा के अंतर्गत निहित हैं। वह प्रशासन का क्या है? मुखिया है, सबसे बड़ा अधिकारी है, प्रशासन का मुखिया है। प्रधान सेनापति है। ठीक है, मतलब युद्ध में वो सेना का नेतृत्व कर रहा है, तो प्रधान सेनापति है। ठीक है, राजा युद्ध में जो है सेना का नेतृत्व कर रहा है, प्रधान सेनापति है। ठीक है, और न्यायिक कार्य भी करता है, यानी उसके अंतर्गत न्याय का भी जो कार्य है उसका भी मुखिया एक तरीके से राजा है। तो राजा समस्त गतिविधियों का केंद्र है, समस्त प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है, समस्त शक्तियां राजा में निहित है। वह प्रशासन का मुखिया है, वह युद्ध में सेना का प्रधान सेनापति है। मतलब जब युद्ध होता था तो प्रधान सेनापति राजा ही होता था। ठीक है, वह न्यायिक कार्य भी करता है, समझ रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो न्यायाधीश है उस अंतिम निर्णय न्याय राजा का ही होता था। उत्सवों के अवसर पर, मतलब उत्सव आदि अवसर पर जो स्त्रियां होती थीं
मतलब साम्राज्य की महिलाएं होती थीं, वो भी दरबार में उपस्थित होती थी। अरब लेखकों के अनुसार राष्ट्रकूट राज्य की महिलाएं चेहरों पर पर्दा नहीं रखती थीं, पर्दा नहीं डालती थीं, यानी पर्दा प्रथा का प्रचलन उनमें नहीं था। ठीक है, तो उत्सव के अवसर पर महिलाएं जो होती थीं, राज्य की जो राजमहिषी हैं, राजकुमारियां हैं, वो जो है दरबार में उपस्थित होती थीं। और अरब लेखक कहते हैं कि राष्ट्रकूट राज्य की जो महिलाएं हैं वो चेहरों पर पर्दा नहीं करती हैं, चेहरों पर पर्दा नहीं डालती हैं, यानी पर्दा प्रथा का प्रचलन राष्ट्रकूटों में नहीं था। ठीक है, राजा वंशानुगत होता था। सामान्यतः जो राजा होता था वो वंशानुगत होता था, यानी राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, या उसमें भी ज्येष्ठ उत्तराधिकार का नियम लागू होता था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन कुछ अपवाद भी मिलते हैं जब इस नियम का उल्लंघन किया गया। ठीक है, जब गोविंद चतुर्थ इन लोगों ने ऐसा जो है, यानी कि छोटे पुत्रों द्वारा अपने बड़े भाई को चुनौती दी गई और सत्ता को अपदस्थ भी किया गया। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, राजा वंशानुगत है, राजा समस्त शक्तियों का स्रोत है, वह प्रधान सेनापति है, प्रशासन का मुखिया है और न्यायिक कार्य भी राजा करता है। उत्सव के अवसर पर दरबार में महिलाएं भी उपस्थित हो रही हैं। राष्ट्रकूट राज्य की जो महिलाएं हैं वो पर्दा नहीं करती हैं, अर्थात पर्दा प्रथा का प्रचलन उनमें नहीं था। तो राजा की स्थिति सामान्यतः वंशानुगत होती थी। ठीक है, वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का बेटा ही राजा बढ़ेगा, और उसमें भी ज्येष्ठ पुत्राधिकार, मतलब ज्येष्ठ पुत्र ही कौन होगा, राजा होगा। ठीक है, लेकिन कतिपय इन नियमों का उल्लंघन भी देखने को मिला, जब ज्येष्ठ पुत्र की जगह उसका कनिष्ठ भाई शासक बनता है। ठीक है, मेधातिथि इस समय के एक समकालीन लेखक हैं, उनका नाम है मेधातिथि। मेधातिथि ने लिखा है कि व्यक्ति को शस्त्र धारण करना चाहिए, शस्त्र धारण करने का अधिकार है, क्योंकि उसे चोरों और हत्यारों से अपनी रक्षा करनी होती है। ठीक है, इसी समय के एक लेखक हैं मेधातिथि, वो कहते हैं कि व्यक्ति को शस्त्र धारण करना चाहिए। समझ रहे हैं, शस्त्र सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और वो सुरक्षा किससे लेनी है, चोरों से। वो सुरक्षा किससे प्राप्त करनी है, हत्यारों से। ठीक है, तो चोरों और हत्यारों से सुरक्षा के लिए व्यक्ति को शस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा बात कर रहे हैं मेधातिथि। ठीक है, आगे चलें। सामान्यतः उत्तराधिकार में ज्येष्ठ पुत्र को जो है सत्ता प्राप्त होती थी, ये राजा बनता था, ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था उत्तराधिकार में, यानी राजा का जो बड़ा लड़का होता था उसे राजा के रूप में नियुक्ति प्राप्त होती थी। किंतु कुछ ऐसे भी हमें उदाहरण मिलते हैं जब ज्येष्ठ पुत्र को अपने छोटे भाइयों से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा, जैसे राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंद चतुर्थ। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंद चतुर्थ, ये सुधार लीजिएगा आप लोग, गोविंद चतुर्थ ने अपने ज्येष्ठ भाई को अपदस्थ किया था। फिर कभी कभी राजा अपने प्रिय पुत्र को भी युवराज का पद प्रदान कर देता था। ठीक है, यहां पद होगा, युवराज का पद प्रदान कर देता था। समझ रहे हैं, मतलब जो उत्तराधिकार होता था, उत्तराधिकार में ज्येष्ठ पुत्र को राजा का पद प्राप्त होता था। लेकिन ऐसे भी हमें उदाहरण मिलते हैं जब ज्येष्ठ पुत्र को अपने छोटे भाइयों से उत्तराधिकार के समक्ष चुनौती मिली। जैसे कुछ उदाहरण हैं, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंद चतुर्थ को ने अपने बड़े भाइयों को अपदस्थ किया था और शासक बने थे। इसी तरीके से कभी कभी कुछ परिस्थितियों में राजा अपने प्रिय पुत्र को, भले ही वो छोटा हो, उसे भी जो है युवराज का पद प्रदान कर देते थे और यही युवराज आगे चल के राजा बनता था। ठीक है, आई बात क्लियर। राजकुमारियों को सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। सामान्यतः राजकुमारियों को, जो महिलाएं होती थी, राजकुमारियां होती थी, उनको जो है सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था सामान्यतः। लेकिन इनका एक अपवाद भी मिलता है, जब अमोघ वर्ष ने अपनी पुत्री चंद्रोबलब्बे, ये नाम
सुधार लीजिएगा, चंद्रोपलब्धे। अमोघवर्ष ने चंद्रोपलब्धे को, रायचूर दुआब का क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है रायचूर दुआब का। चालुक्य पल्लव संघर्ष आपने पढ़ा। आगे चल के देखेंगे मध्यकाल के अंतर्गत कि विजयनगर बहमनी का जो क्षेत्र होगा ये वही रायचूर दोआब का क्षेत्र है, जिसको लेकर विजयनगर और बहमनी भी लंबे समय तक संघर्ष रहते हैं। ठीक है, तो अमोघवर्ष ने अपनी पुत्री चंद्रोपलब्धे को कुछ समय के लिए रायचूर दोआब का प्रशासिका, रायचूर दोआब की प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, तो राजकुमारियों को सामान्यतः प्रशासन में क्या था, नियुक्त नहीं किया जाता था। लेकिन इसका एक अपवाद है, जब अमोघवर्ष ने अपनी पुत्री चंद्रोपलब्धे को रायचूर दोआब की प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, प्रशासन में राजा की सहायता के लिए बहुत सारे मंत्री होते थे, कई मंत्री होते थे, और ये जो मंत्री होते थे ये वंशानुगत होते थे। समझ रहे हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनका बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी होते थे, मंत्री वंशानुगत होते थे। पूरा लेखी तथा साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि लगभग हर राज्य में विदेशी मामलों और राजस्व विभाग का एक एक मंत्री होता था। जितने भी प्रशासनिक बंटवारे होते थे तो हर राज्य में, प्रांतों में जो है विदेशी मामलों और राजस्व मामलों का एक एक मंत्री होता था। इसके अलावा कोषाध्यक्ष होते थे, सेनापति होते थे, मुख्य न्यायाधीश और पुरोहित। मतलब ये मंत्रियों के नाम है कि ये होते थे साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, कोषाध्यक्ष है, सेनापति है, मुख्य न्यायाधीश है, पुरोहित है। ठीक है, तो ये जो है मंत्री राजा के प्रशासन में सहयोग के लिए होते थे। ठीक है, सैन्य प्रशासन यानी प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के अंतर्गत जो सैन्य प्रशासन था वो कैसा था। तो सैन्य प्रशासन की अगर मैं बात करूं, देखिए अरब यात्रियों के विवरण से हमें पता चलता है, दरअसल अरब यात्री इस समय सक्रिय थे, समझ रहे हैं, और उन्होंने इस समय के बारे में काफी कुछ लिखा है। तो उनके विवरण से पता चलता है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के पास विशाल और सुसंगठित सेना थी, पैदल सेना और अश्वारोही सेना थी। ठीक है, मतलब एक विशाल पैदल सेना सुसंगठित सेना थी, समझ रहे हैं। अब प्रतिहारों की अश्वारोही सेना सबसे भारत में क्या थी, सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। अरब यात्री सुलेमान इसका वर्णन कर रहे हैं, तो अरब यात्री इसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, हाथियों को शक्ति का स्तंभ माना जाता था, समझ रहे हैं, और पाल शासकों के अंतर्गत सबसे अधिक हाथी थे। यानी हाथी जो होते थे वो सेना की शक्ति का आधार होते थे। सैन्य शक्ति का आधार कौन था, हाथी होते थे। पाल शासकों के अंतर्गत सबसे अधिक उनके जो है सेना में हाथी होते थे। राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासक समुद्री मार्ग से अरब देशों एवं पश्चिम एशिया तथा स्थल मार्ग से मध्य एशिया से बड़ी संख्या में घोड़ों का आयात करते थे, घोड़ों का आयात करते थे। ठीक है, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासक बड़ी मात्रा में घोड़ों का आयात करते थे, समुद्री मार्ग से अरब देशों और पश्चिम एशिया से, और स्थल मार्ग से मध्य एशिया से बड़ी संख्या में वो घोड़ों का आयात करते थे। यानी समुद्री मार्ग से भी घोड़ों को मंगाते थे और स्थल मार्ग यानी मध्य एशिया से, यानी अरब देश, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, यहां से घोड़ों का आयात बड़ी मात्रा में राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा किया जाता था। क्योंकि अश्वारोही सेना का भी काफी महत्व था। पैदल सेना में दो तरह के सैनिक होते थे, एक थे नियमित और दूसरे थे अस्थायी। यानी नियमित जो होते थे वो सैनिक कार्य से ही जुड़े होते थे, जो अस्थायी सैनिक होते थे वो सैनिक कार्य के अलावा अन्य कार्य भी करते थे, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए वो खेती कर रहे हैं, कुछ समय के लिए सेना में आ गए, सामंतों की सेना है, तो इस तरह की से पैदल सेना में नियमित सैनिक भी होते थे, अस्थायी, दोनों तरह के सैनिक होते थे। इसके अलावा सामंतों की भी सैनिक होती थी, पैदल सैनिक होती थी, जो युद्ध के समय में राजा के साथ मिल जाती थी। ठीक है, पैदल सेना में मालवा, खास मतलब असम, लाट मतलब दक्षिणी गुजरात, इन क्षेत्रों से और कर्नाटक के सैनिक शामिल होते थे। तो पैदल सेना में कहां कहां से सैनिक लिए जाते थे, मालवा, खास, लाट और कर्नाटक के सैनिक शामिल हुआ करते थे। पाल तथा राष्ट्रकूट शासकों की अपनी अपनी नौसेनाएं भी थी, क्योंकि समुद्री क्षेत्र है। ये देखिए
राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के अंतर्गत है, पाल पूर्वी भारत के अंतर्गत है, यहाँ गुर्जर प्रतिहार हैं। अब इनकी समुद्री सीमाएं भी हैं, तो इनके पास नौसेना भी है, ठीक है, इनके पास भी नौसेना है, तो इनके पास अपनी अपनी नौसेना भी हुआ करती थी। तो पाल और राष्ट्रकूटों के पास, चूंकि इनका समुद्र तट से भी जुड़ाव था, तो इसलिए इनके पास अपनी अपनी नौसेना भी होती थी, ठीक है। आगे चलें। अब देखते हैं प्रशासनिक विभाजन। देखिए, प्रशासनिक विभाजन में सबसे बड़ा जो साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया जाता था, प्रांतों को कमिश्नरियों में विभाजन किया गया, फिर जिलों में विभाजन किया गया, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। तो पाल और प्रतिहारों के अंतर्गत जो विभाजन था वो था कि साम्राज्य को प्रांतों में, जिसे कि भुक्ति कहा जाता था, पाल और प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत साम्राज्य को भुक्ति यानी प्रांत, मंडल और विषय में विभाजित किया करते थे। ये ध्यान रखना, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। पाल और प्रतिहार, इनका जो है साम्राज्य किसमें, प्रांत में विभाजित था। प्रांत को क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे, ठीक है। फिर मंडल नामक एक प्रशासनिक इकाई होती थी, ये कमिश्नरी की तरह होता था। फिर विषय और गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो गांव को हम बाद में, गांव के प्रशासन का हम तीनों का एक साथ देख लेंगे, क्योंकि यहां थोड़ा सा अंतर है इसलिए हम बता रहे हैं। तो प्रांत को भुक्ति कहते थे और यहां उपरीक महाराज की नियुक्ति होती थी, उपरीक की, ठीक है। विषय में विषयपति होते थे, विषय ये जिला होता था, और यहां विषयपति होते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भुक्ति का शासक उपरीक और विषय का विषयपति कहलाता था, और इनके कार्य क्या होते थे, तो राजस्व वसूल करना और अपने प्रशासन के अंतर्गत, अपने साम्राज्य के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, साथ ही राजस्व, रेवेन्यू कलेक्शन करना। तो राजस्व वसूलना, सुधार लीजिएगा, और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका उद्देश्य था, ठीक है। तो पाल और प्रतिहार के अंतर्गत साम्राज्य का विभाजन भुक्ति में हुआ था, प्रांत में होता था, प्रांत को भुक्ति कहते थे। मंडल और विषय में होता था, विषय जिले के समान थे, विषयपति कहला रहे हैं, ठीक है। यहाँ के प्रमुख विषयपति कहला रहे हैं और भुक्ति के प्रमुख उपरीक कहला रहे हैं, ठीक है। और गांव प्रशासन की सबसे बुनियादी इकाई होती है। हम ग्राम प्रशासन को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पाल प्रतिहार में विषय से नीचे एक इकाई होती थी जो पत्तल कहलाती थी, संभवतः कुछ गांवों का समूह रहा होगा। तो ये ध्यान रखना कि पाल और प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत, यानी जो उत्तर भारत और पूर्वी भारत का क्षेत्र है, वहां विषय के नीचे भी एक इकाई थी जिसे हम पत्तल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये गांव से जब बड़ी थी, जिले से छोटी इकाई थी। अब राष्ट्रकूट राज्य का विभाजन देखिए। तो साम्राज्य का विभाजन, राष्ट्रकूट राज्य में साम्राज्य का विभाजन किसमें हुआ था, राष्ट्र में। यानी राष्ट्र कौन है, प्रांत, प्रांत को राष्ट्र कहा जा रहा है। यहां का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है, आज की तरह नहीं, ये ध्यान रखना। फिर विषय, और विषय से छोटी एक इकाई होती थी जिसे हम कह रहे हैं भुक्ति। अब यहां देखिए, भुक्ति क्या है, प्रांत है, राष्ट्र की तरह है, लेकिन यहां भुक्ति छोटी इकाई है, ठीक है। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता था, विषय आधुनिक जिले की तरह थे, ये जिला है और यहाँ का प्रमुख वही विषयपति कहलाएगा। भुक्ति उससे छोटी, यानी इससे छोटी इकाई भुक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति और जिले के जो प्रमुख है विषयपति, उसके वही कार्य हैं जो यहाँ पे उपरीक और विषयपति के होते थे, यानी राजस्व वसूलना और अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ कोई डाउट, आगे चलें। अब देखिए ग्राम प्रशासन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट होता है ग्राम प्रशासन, क्योंकि गांव जो होता है वो प्रशासन का बुनियादी आधार होता है। तो प्रशासन की बुनियादी इकाई है गांव, ठीक है, ग्राम प्रशासन। इसका यहाँ प्रमुख
मुखिया या पटवारी, मुखिया और पटवारी होते थे, ठीक है। ये दोनों पद वंशानुगत थे, मुखिया और पटवारी प्रमुख होते थे। इनको, मुखिया और पटवारी को काम काज में सहयोग करने के लिए अक्सर गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सहायता मिलती थी, जिसे ग्राम महाजन या ग्राम महत्तर कहते हैं। तो ग्राम महत्तर या ग्राम महाजन का इनका जो है, ये इनके सहयोग से गांव का प्रशासन चलाते थे। स्रोतों से पता चलता है कि राष्ट्रकूट राज्य में, विशेषकर कर्नाटक में, स्थानीय विद्यालयों, तालाबों, मंदिरों, सड़कों, इनकी देखरेख के लिए ग्राम समितियां होती थीं। समितियां छोटे मोटे विवादों का भी निपटारा करती थीं, ठीक है। बहुत ही, तालाब समिति तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोल प्रशासन के अंतर्गत हम देखेंगे कि तालाब समिति का तो बहुत ज्यादा महत्व है, समझ रहे हैं। तालाब, क्योंकि वो सिंचाई के लिए पानी का बंटवारा कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो है बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। आगे चले तो आगे अब देखेंगे कि नगर प्रशासन, ठीक है। तो नगर प्रशासन के अंतर्गत अगर हम देखें, ठीक है, नगर प्रशासन, तो नगर प्रशासन में जो नगर का प्रशासन होता था वो नगर समिति के माध्यम से संचालित होता था। नगर समितियां होती थी, नगर के प्रशासन से जुड़ी हुई समिति होती थी, जिसे हम नगर समिति कह रहे हैं, ठीक है। अब इन नगर समितियों में अगर हम देखें तो कौन कौन होता था, तो श्रेणियां, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए संगठन होते थे, जिनको हम श्रेणी के रूप में कह रहे हैं, श्रेणी कह रहे हैं। तो श्रेणियां होती थी, उनके प्रधान उसमें जो है नगर समितियों में होते थे। तो श्रेणियों के प्रधान नगर समिति के सदस्य होते थे, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए अलग अलग व्यवसाय है, लोहा व्यवसाय से जुड़ा कोई संगठन है, कपड़ा व्यवसाय से जुड़ा कोई है, रेशम व्यवसाय से जुड़ा कोई है, श्रेणियां हैं, तो उनके प्रधान जो है नगर समिति के जो है सदस्य होते थे। उनके माध्यम से नगर का प्रशासन संचालित किया जाता था। क्लियर। नगर और उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें शांति व्यवस्था की जो जिम्मेदारी का, शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य था वो कोष्ठपाल या कोतवाल द्वारा किया जाता था। तो कोष्ठपाल या कोतवाल कौन थे? नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे। कोष्ठपाल या कोतवाल, ये नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाने का इनका काम था, ठीक है। तो यहां क्लियर है। आगे चलें। राजस्व प्रशासन, तो दक्षिण भारत के अंतर्गत, समझ रहे हैं, एक नवीन राजस्व अधिकारी हैं जिसे कह रहे हैं नाडगवुंड, ठीक है, नाडगवुंड और देश ग्राम कूट, इसे लिख लीजिएगा, नाडगवुंड। दक्कन में जो वंशानुगत राजस्व अधिकारी हैं वो नाडगवुंड या द्रेस ग्राम कूटों का उदय इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रमुख विशेषता है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि नाडगवुंड ये आनुवंशिक राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी हैं। ये दक्षिण भारत के अंतर्गत इनका उदय हुआ है। ये वही कार्य करते थे जो बाद में महाराष्ट्र के अंतर्गत देशमुख और देशपांडे किया करते थे। मतलब एक तरीके से जमींदार टाइप से हो गए थे। तो ये वो नाडगवुंड और जो देश ग्राम कूट हैं, इनका जो उदय था, राजस्व अधिकारी के रूप में उदय था, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे चल के ये देशमुख और देशपांडे के रूप में परिवर्तित हो गए, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण और टॉपिक है जिसे जो है आप लिखिए, वो है कि त्रिपक्षीय संघर्ष। हेडिंग डालिए, त्रिपक्षीय संघर्ष। इतिहास के अंतर्गत त्रिपक्षीय संघर्ष मध्यकाल का, जो पूर्व मध्यकाल है, उसमें एक महत्वपूर्ण घटना है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल कौन कौन था? शामिल राजवंश। तो इसमें 3 राजवंश हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है।
पूर्व में कौन है? पाल है। पश्चिम और मध्य गंगा में प्रतिहार मतलब गुर्जर प्रतिहार है, और दक्षिण भारत के अंतर्गत राष्ट्रकूट है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीन महत्वपूर्ण शक्ति हैं। ठीक है, जिनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राजवंश कौन है? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल पूर्व में है, दक्षिण में दक्कन के क्षेत्र में कौन है? राष्ट्रकूट है, और पश्चिम और मध्य भारत में कौन है? गुर्जर प्रतिहार है। ठीक है, तो इन तीन शक्तियों के बीच में जो मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। इसका कारण क्या था? कारण तो लिखिएगा कि कन्नौज, जिसे महोदय नगर भी कह रहे हैं, महोदय नगर पर नियंत्रण को लेकर। ठीक है, मतलब कन्नौज या महोदय नगर पर नियंत्रण के लिए इनके बीच में संघर्ष हुआ। तो सपोज दैट ये क्षेत्र कौन सा है? कन्नौज का क्षेत्र है। तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में एक युद्ध हुआ। मतलब एक क्या, ये लंबे समय तक कई चरणों में युद्ध संपन्न हुआ था। ठीक है, तो ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, इसका आरंभ कब हुआ? मतलब किन शासकों के समय में? तो ये जब युद्ध आरंभ हुआ था तो उस समय प्रतिहार शासक थे वत्सराज, प्रतिहार शासक वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज हैं। पाल शासक है धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल, और राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव। समझ रहे हैं? यानी राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के बीच में ये शुरुआत हुई थी इस युद्ध की। ठीक है, मतलब प्रतिहार शासक वत्सराज, पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के बीच में कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर, कन्नौज पर नियंत्रण, इसको लेकर इतिहास, मध्यकाल के इतिहास में एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, और जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासक शामिल थे। इसकी शुरुआत हुई थी जब इस युद्ध की, उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक था वत्सराज, पाल शासक था धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव। ठीक है, इसे लिख भी सकते हैं, यानी ध्रुव, धर्मपाल और वत्सराज, इनके समय में ये युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में जो परिणाम रहा, अंतिम परिणाम वो था कि अंततः गुर्जर प्रतिहार शासकों को सफलता मिली थी कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने पर। तो इसका परिणाम लिखिएगा, मतलब इस त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम। तो अंततः गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कन्नौज पर नियंत्रण या आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहे। क्लियर है? यानी कुल मिलाकर अंततः जो है गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में वो सफल रहे। ठीक है, तो यहां आपका समाप्त होता है आज का टॉपिक। ठीक है,
यानी कि पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट या मध्यकाल के अंतर्गत जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ये 8वीं से 10वीं सदी के बीच में जो उत्तर और दक्षिण भारत का जो एक 3 साम्राज्यों का काल था, वो आज यहाँ समाप्त होता है। अगली क्लास में हम चोल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उत्तर भारत की जो उस समय की स्थिति है उसको देखेंगे। तत्पश्चात फिर हम तुर्कों का गजनवी के आक्रमण और अनवर्ड शुरू करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।